बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 30 अगस्त और हफ्ते का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक करेंगे हम आगाह। एक खबर जो कि इम्पोर्टेंट है वो है जनरल आसिम मुनीर और उनकी कंपनी और उनके साथ जो जाली हुक्मरान हैं उन सब की पकड़ होने वाली है और बहुत जल्द होने वाली है। इस खबर की आपको तफसील देंगे। दूसरी जानिब पूरे का पूरा हर आने वाला दिन, हर आने वाला हादसा, हर आने वाला वाकया ये बात साबित कर रहा है कि ये जो जाली निज़ाम है, ज़बरदस्ती का निज़ाम, गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी, वो मफलूज भी हो चुका है। और न सिर्फ ये कि सारा निज़ाम चल नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान इस वक्त मफलूज होता जा रहा है। और पाकिस्तान को अगर बचाना है तो फिर इस जाली निज़ाम को हर सूरत में ख़त्म करना होगा और इन सब को घर भेजना होगा। ये पूरे के पूरे पैकेज को घर भेजना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इस वक्त तय की जा रहे हैं, सौदे किए जा रहे हैं बंद कमरों में, मरी की पहाड़ियों में जो सौदे किए जा रहे हैं वो है कि जनाब हम आपको रखेंगे, आप हमें रखें, हम आपको ओहदा देंगे, आपने हमें टेन्योर बढ़ाना है। तो ये एक बारगेनिंग हो रही है और ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 25 करोड़ आवाम का मुल्क नहीं है और ना ही यहाँ पे आइन, कानून, जमहूरियत, अदलिया कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो खानदान या दो अफराद हैं, वो मिल बैठकर फैसला कर लेते हैं और मिल बैठकर तय कर रहे हैं कि जनाब हम जो चाहेंगे वो इस मुल्क में होगा। लेकिन जो मैं सूरत हाल आपके सामने कुछ खबरें रख रहा हूँ, 2-3 खबरें, ज्यादा नहीं, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो जमीन बोस हो चुका है। इसको जबरदस्ती, इसको बिसाखियां दे के और एक ताकत के बलबूते पर गन पॉइंट पे इसको खड़ा रखा हुआ है और उस सारे निज़ाम को खड़ा रखने में के रूहें रवां हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। सिचुएशन ये है कि नंबर वन ये कि ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त 6.2% से जो शरह तरक्की की शरह थी वो 6.2% थी। ज़र मुबादला के ज़खायर कहीं ज़्यादा थे और एक स्टेबल सिचुएशन की तरफ जा रहे थे और इलेक्शन ईयर था और इलेक्शन हो जाता तो ये जो इस वक्त फसाद बरपा है ये फसाद नहीं होना था। जिसको भी पाकिस्तान के अवाम वोट देते वो जीत कर इस वक्त अपनी हुकूमत कर रहे होते और उस हुकूमत को भी 3 साल गुजर चुके होते, क्योंकि इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जब मुस्तरद कर दी थी और इसके साथ ही इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ के नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया था और नए इंतखाबात की तारीख भी आ चुकी थी, ये सारी चीजें आ चुकी थी और इस वक्त होना तो यही चाहिए था कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जाता। लेकिन एक जिद थी, एक एक्सटेंशन का खेल था। दूसरा, ये सारे के सारे जाली लोगों को मुसल्लत करना था, हारे हुए खानदानों को दोबारा से इंस्टॉल करना था। इसलिए उस वक्त जिद की गई और कि जनाब अभी इलेक्शन नहीं हो सकते और अभी हम IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने कहा कि जनरल नदीम अंजुम ने मना कर दिया और जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि जनरल बाजवा ने मना कर दिया। ये दो इस वक्त अहम लोग जो हैं वो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। उन दोनों से पूछना चाहिए कि जो खेल उन्होंने मार्च 2022 से पहले शुरू किया, आखिर उसकी वजह क्या थी और उसके पीछे कौन कौन से मुहर्रिकात थे और उनको क्या क्या लॉलीपॉप दिए हुए थे, ये उनसे पूछना चाहिए। जनरल नदीम से भी पूछना चाहिए और जनरल बाजवा से भी पूछना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान मुसलसल तबाहियों की तरफ जा रहा है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि न पंजाब की सूरत हाल बेहतर है, न बलूचिस्तान और ना ही खैबर पख्तूनख्वा, ना ही सूबा सिंध। और इस वक्त मैं आपको कश्मीर के बारे में भी आज ये खबर दूंगा कि कश्मीर में भी दोबारा से हालात कशीदा हैं और कोई बता नहीं रहा। सूरत हाल यह है कि तालीमी इदारों में सप्लाई की गई 1453 किलो मंशियात पकड़ी गई। ये इस्लामाबाद और गिरदोनवा के तालीमी इदारों का हाल है और ANF ने यह बताया कायमा कमेटी को बाकायदा तौर पे कि जनाब 1453 किलो मंशियात जो है वो पकड़ी गई जो कि तालीमी इदारों को सप्लाई होनी थी और 300 मुल्जमान गिरफ्तार हो गए। लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा। सवाल ये पैदा होता है कि ये मंशियात सरहदों से पार सफर करती करती कहाँ कैसे पहुंचती है इस्लामाबाद और रावलपिंडी और फिर ये तालीमी इदारों में, क्योंकि ये बताया गया कि एक काउंसलर जो है वो कहते हैं ANF ने बताया कि ये बड़ा तगड़ा माफिया है,
ایک کونسلر کو بھی اسلام آباد میں قتل کر چکا ہے جس نے مخبری کی تھی اور جس نے یہ آواز اٹھائی تھی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کی آڈٹ رپورٹ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ سپر ٹیکس کی مد میں 168 ارب روپے کی ٹیکس چوری کا انکشاف ہوا ہے، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سپر ٹیکس سال 2022 میں 15 کروڑ سے زائد کی آمدن پر لگایا گیا ٹیکس تھا، اور رپورٹ کے مطابق 2022-23 اور 23-24 میں 1026 افراد نے سپر ٹیکس جمع نہیں کروایا اور 168 ارب روپے کا ٹیکس چوری کیا گیا۔ آڈٹ حکام کے مطابق FBR نے نہ ہی کوئی قانونی کارروائی شروع کی اور نہ ہی کوئی ایکشن لیا۔ اب 2022-23 میں کون تھے جی؟ 2022-23 میں آپ کی حکومت آ چکی تھی امپورٹڈ سرکار 1، اور 23-24 میں اگلی جو کاکڑ سرکار کی تھی اور نقوی سرکار کاکڑ سرکار، اور یہ والی حکومت چل رہی تھی 23-24 میں، اور پھر جون 24 تک یہ چلی ہے، یعنی کہ 8 فروری 2024 کو یہ جعلی نظام بھی آ چکا تھا۔ اور یہ 3 ادوار کا، ایک ہے امپورٹڈ سرکار، دوسری ہے نقوی سرکار کاکڑ سرکار، اور تیسرا پھر شہباز شریف جو ہے وہ الیکشن چور سرکار، ان تینوں کے ادوار میں یہ 168 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوا اور کسی نے کچھ نہیں پوچھا، اور 1026 افراد، یہ ہے صورتحال مالیاتی معاملات کی۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے جی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ حالت ہے، اور دوسری جانب سندھ اسمبلی کے ممبران کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے بڑھا کر 4.5 لاکھ روپے فی رکن کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہیں بڑھ چکی ہیں، اور پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور ادھر سے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، اور وہ بھی ارکان اسمبلی کی، اسپیکر کی، ڈپٹی اسپیکر کی اور فوجی افسران کی، ان کی تنخواہیں بھی بڑھی ہیں، جرنیلوں کی بھی تنخواہیں بڑھی ہیں، صرف ان کی نہیں بڑھی، ججز کی بھی بڑھی ہیں، ان سب کی تنخواہیں انہوں نے اپنا کئی گنا اضافہ کروا لیا، جبکہ جو چھوٹے ملازمین ہیں، بیچارے چھوٹے ملازمین ہیں، چھوٹے سپاہی ہیں، چھوٹے افسر ہیں، وہ سب کے سب اسی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو یہ ایک خبر۔ اس کے بعد اگلی جو ہے پنجاب کی صورتحال دیکھ لیتے ہیں۔ پنجاب میں جو اس وقت بلوچستان، پہلے کشمیر میں سیلاب آیا، اس کے بعد بلوچستان، اس کے بعد آیا خیبر پختونخوا میں گلگت بلتستان۔ پنجاب کے جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، کافی تفصیل بتا چکا ہوں، اور 3 دریاؤں میں سپر فلڈ آ چکا ہے، اور جس میں سب سے مرکزی کردار علیم خان اور جناب ٹک ٹاکر سرکار سامنے آئی ہے، نقوی سرکار سامنے آئی ہے، جنہوں نے بیلٹ پہ جو دریائی زمین تھی، گرین بیلٹ تھی، وہاں پہ انہوں نے یہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ زمین ہاؤسنگ سوسائٹی کی اجازت دی۔ اگلا سوال ہے جی دفعہ 144 بلوچستان میں مزید 15 دن کی اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑی شاندار اور لچھے دار اور دھماکے دار گفتگو کی تھی، تقریر کی تھی کنونشن سینٹر میں، کہ یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں 1500-1200 بلوچستان میں دہشت گرد، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، پاکستان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ 1200 اور 1500 اگر لوگ ہیں تو پھر عاصم منیر صاحب سے سوال تو بنتا ہے کہ جناب وہ 1500-1200 لوگ جو ہیں وہ آخر کیوں پوری وہاں کور ہے، وہاں پہ FC ہے، وہاں پہ پوری کی پوری فورسز ہیں، تو پھر وہ 1200-1500 لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں قابو آ رہے؟ اور دفعہ 144 میں مزید 15 دن کی توسیع کر دی گئی ہے، اور نہ صرف یہاں پہ 15 دن کی 144 میں کی دفعہ لگائی گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سردار اختر مینگل صاحب اور بلوچ رہنماؤں کے خلاف ایک نئی FIR درج کی گئی ہے، ثناء اللہ بلوچ کے خلاف، ساجد ترین کے خلاف، اور سردار اختر مینگل صاحب کے خلاف، اور دیگر رہنما جو ہیں ان کے FIR درج کی گئی ہے، وہی بغاوت، غداری، دہشت گردی۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر سیاستدانوں کا ہر طرف سے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی اگلی خبر جو ہے وہ ہے، ایک سوال پوچھا گیا، اینکر نے سوال پوچھا کہ مریم نواز صاحبہ سے کہ جناب دورہ جاپان پہ ان کے ساتھ ان کے داماد بھی گئے، بیٹی بھی گئی، سہیلیاں بھی گئیں، نوکرانیاں بھی گئیں، تو اگر یہ کیوں گئے؟ تو پوچھا گیا سوال، تو مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، جناب کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے رانا
एहसान अफजल साहब, और ये बेटे हैं राना अफजल साहब मरहूम के। तो उन्होंने कहा जी कि देखें ना, बात यह है कि जहाज तो जा रहा था, और जहाज जा रहा था, सीटें खाली थीं, और सीटों ने खाली ने भी जाना था, तो वहां पे खाली सीटों में अगर कुछ लोग बैठकर चले गए हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये इनका हाल है, राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नवाज का, और इनका यही सोच है कि जनाब ठीक है, रेवड़ियां जो हैं वो इसी तरह बांटनी चाहिए, और इसी तरह कौमी खजाने को लूटना चाहिए। तो ये सवाल पूछा जाता है तो फिर ये या तो गालियां देते हैं या फिर इस तरह के जवाब देते हैं। तो सोहेल वड़ाई साहब की एक वीडियो बयान चल रहा है कि मैंने ब्रसल्स में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से 9 मई के सबूत मांगे, तो उन्होंने ऐसे मुझ पे नाराज हुए कि जैसे मैंने उनसे कोई उधार मांग लिया हो। तो वो वीडियो जाली थी। अब सोहेल वड़ाई साहब ने भी उसको अपने ट्वीट अकाउंट से ट्वीट किया है और बताया है कि ये फैब्रिकेटेड है, जाली वीडियो है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। तो अगला जो है, जो मैंने आपको मेन बात की थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि इस वक्त रूह रवां हैं और वो पकड़ाई नहीं दे रहे किसी को। चौधरी एतजाज एहसन साहब ने कहा है कि ये शायद इमरान खान को कोई जानी नुकसान पहुंचा दें, मगर वो इनसे ऐसे मार नहीं खाएगा कि माफी मांगे। वो माफी बिल्कुल नहीं मांगेगा, और ना ही ये इमरान खान साहब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा नहीं। और इमरान खान इनसे माफी नहीं मांगेगा, बल्कि उन्होंने कहा कि वो वक्त आएगा जब जनरल आसिम मुनीर साहब भी माफी मांगेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी माफी मांगेगा, और कोई जर्नैल होगा, कोई जर्नैल से भी बड़ा होगा तो उसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत इन्होंने कर दी है, उसके बाद अगर कोई समझता है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो कौमी मुजरम कौन है, तो ये जाली निज़ाम जो है ये कौमी मुजरम है। हकीकत यही है। और अब बड़े बड़े कह रहे हैं कि मुआफ़ी जो है वो इमरान खान ने नहीं मांगनी, बल्कि मुआफ़ी जनरल साहब मांगेंगे, शहबाज शरीफ मांगेंगे, जरदारी साहब मांगेंगे, नवाज शरीफ साहब मांगेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मांगेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मांगना होगी, क्योंकि काजी फाइज ईसा को भी मांगना होगी। उन सबको माफिया मांगनी पड़ेगी। ये पहली बात जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब ने कर चुके हैं, मैंने आपको बताया। अब चौधरी एतजाज अहसन साहब आए हैं और जीरक इंसान हैं और मामला फहम भी है और दूर अंदेश भी है। तो वो कहते हैं कि वो ज्यादा दूर नहीं है जब ये सब लोग इमरान खान साहब से और कौम से मुआफी मांगेंगे, और इनको मांगना पड़ेगी क्योंकि यही तबाही के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा नून लीग के साथ इत्तेहाद मजबूरी की शादी है, नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है। तो जनाब ये मजबूरी की शादी किसी वक्त भी टूट सकती है अगर आप चाहें तो, लेकिन मसला ये है कि ये मजबूरी की शादी नहीं है बल्कि मफादात की शादी है। और माल बचाओ मुकदमात से बरी होना था। जरदारी साहब ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, फरियाल तालपुर साहबा ने भी, गिलानी साहब ने भी, राजा परवेज अशरफ साहब ने भी, उन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करवाना थे, लिहाजा उन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करवा लिए। और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज ने ख़त्म करवाने थे, वो करवा लिए। तो ये मजबूरी की शादी नहीं है, ये मफादात की शादी है, और वो भी माली और ज़ाती मफादात की। तो पीपल्स पार्टी चाहे तो ये हुकूमत एक लम्हे के लिए नहीं चल सकती, ये हुकूमत बन ही नहीं सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त में नून लीग का भरपूर साथ दिया, और वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। क्योंकि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन होने थे, जो कि अभी रुके हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पे मुत्तफिक होके, मुत्तहिद होके इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, और बाकायदा तौर पे पंजाब में सारी की सारी सीटें जो खाली हुई हैं वो भी आपस में तकसीम कर ली थी। एक सीट पीपल्स पार्टी को दी गई थी और बाकी सीटें मुस्लिम लीग नवाज ने रख ली थी। तो इसलिए जनाब ये कैसी मजबूरी की शादी है कि सब कुछ हो रहा है, इजाब कबूल भी हो रहा है, और सारे ताल्लुकात जो होते हैं शादी में वो सारे सारे ताल्लुकात आपके मौजूद हैं, और इसके बावजूद आप कहते हैं नानो नफका भी चल रहा है। फिर आप कहते हैं ये मजबूरी की शादी है। ये मजबूरी की शादी नहीं है चंद साहब, ये मफादात की शादी है, और ये इसी तरह चलती रहेगी जब तक मफादात जुड़े हुए हैं। फिल वक्त इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।